अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक नई सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ मैं। ये सीरीज़ है आपकी ऐसे के कंटेंट के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ कि वो अलग-अलग ऐसे सर्च कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपके पास कोई भी इस तरह का चैनल या प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है, जो आपको ऐसे का कंटेंट एक टॉपिक का एक ही जगह दे दे। शायद आपको 10 डिफरेंट जो है एसेज़ अलग-अलग जगह पे सर्च करने पड़ते हैं, उसका कंटेंट ढूँढने में काफ़ी मसला होता है। तो इसके लिए ये मेरी कोशिश है कि आपको इसके बाद कंटेंट का मसला नहीं होगा। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड आज जो तकरीबन 10 एसेज़ हैं जो आए हुए हैं हमारे सीएसएस के पास्ट पेपर्स में, वो हम देखेंगे कि जो मेरा कंटेंट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो उधर से कवर हो जाएगा। कोई भी ऐसे वेग बात नहीं होगी यहाँ पे। हर एक जो भी पॉइंट होगा, हेडर होगा, उसके बाद में नीचे कोई बुक का रेफ़रेंस दूँगा या किसी ऑथर का, किसी चीज़ का, या आपको स्टेट शेयर कर दूँगा। तो मतलब विदाउट ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि सिर्फ़ बात की हुई है। आपके पास ऐसा डायरेक्ट मटेरियल होगा जो आप ऐसे में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, होप्स जिसे कहते हैं हम पाकिस्तान में, वो देखने वाले हैं, और नेगेटिव डेवलपमेंट्स यानी हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी देखने वाले हैं, और फाइनली रिकमेंडेशंस। तो तकरीबन इन 5 चीज़ों से हमारा एक डेमोक्रेसी का इंडिपेंडेंट ऐसे बनता है। अगर इंडिजीनियस ऐसे आता है डेमोक्रेसी पे सिर्फ, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ओवरलैप नहीं करता डेमोक्रेसी के साथ, तो ये इससे कवर हो जाएगा। पर अगर के 2 टॉपिक्स को मर्ज कर देता है, जैसे एजुकेशन और डेमोक्रेसी को मर्ज कर देते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी के नॉट गो टुगेदर, या इस तरह से काफ़ी टॉपिक्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। सोशल मीडिया डेमोक्रेसी, आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, आपकी गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इस तरह से रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, जो ये कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं। ये कंबाइंड टॉपिक्स हम एंड में करेंगे जब हम सिंगल इंडिजीनियस एसेस को कवर कर लेंगे। अ, उसके बाद हम कंबाइन वाले एसेस शुरू करेंगे। तो आज सिर्फ डेमोक्रेसी को देखते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पास्ट पेपर्स के कौन से एसेज हैं जो आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन फोस्टरिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इज पाकिस्तान ऑन द पाथ टू बिकमिंग अ फुल फ्लेज डेमोक्रेसी? Prospects and challenges of democracy in Pakistan. The future of democracy in Pakistan. Democracy hopes and hurdles. ये हमारे पास चंद एसेज हैं जिनका आपको आज यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। मैं जो है कोशिश करूँगा आपको फुल जो है गाइड कर दूँ, समझा दूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, पहले हमारे पास अरिस्टोटल की डेफिनेशन है। अरिस्टोटल कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स एंड डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी रूल। इक्वल राइट्स होने चाहिए और मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, ये अरिस्टोटल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल सिटीजन्स हैव एन इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइफ। मेरे लिहाज से ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, और इसमें जो है डेमोक्रेसी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलिसीज़ जो हम पे असर कर रही हैं, वो आवाम खुद बना रही है। तो जॉन लॉक ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। रूसो कहते हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज़ वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स अंडर फ्री इलेक्टोरल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे देखें काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम पावर वेस्टेड यानी जो है सोवरेनिटी जो है वो पीपल रखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इलेक्शन हो, पर इलेक्टोरल सिस्टम आपका फ्री होगा। तो काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स, अच्छी डेफिनेशन वो होगी जिसमें तकरीबन करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो जाएं डेमोक्रेसी की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन मोस्ट फेमस जो है रिटोरिक और काफ़ी क्लीशे डेफिनेशन हमारे पास है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। तो शल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ ये इन्होंने असल में जेफरसन ने आगे जाके, ये जेफरसन की डेफिनेशन थी, और अब्राहम लिंकन ने ये शल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ ये नहीं कहा था। अच्छा, अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की आपकी पहली करेक्टरिस्टिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर किसी मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तो आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी के करीब है, या डेमोक्रेसी को जज करना हो, अपने गेज करना हो, मैयर करना हो कि इनकी डेमोक्रेसी कितनी पावरफुल है, तो आप मैयर करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच से।
फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? वेलकमिंग डिफरेंट ओपिनियन। आपके पास डिफरेंट रेसेस, एथनिसिटी, लैंग्वेजेस के लोग हैं यहाँ पे आपके पास, आप उनके डिफरेंट जो बातें हैं और ओपिनियंस है वो आप वेलकम करते हैं, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, एग्जांपल है मेरे पास कि जो प्रोटेस्ट होते हैं यूएस के मुस्लिम्स के यूएस में, वो कभी भी सेंसर नहीं किए जाते, सप्रेस नहीं किए जाते। यूएस की मीडिया खुद दिखाती है हमें, चैनल्स पे नज़र आता है कि आज जो है यूएस के मुसलमान वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप देख लें, टीएलपी धरना कर ले तो यहाँ पे सेंसर हो जाता है, छुपा लिया जाता है कैमरा वगैरह से, या जो है टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाया जाता। इवन यूट्यूब पे आप फाइंड नहीं कर सकते, एक दिन दिखाया जाता है, लिंक मिल जाता है तो अगले दिन वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सप्रेशन और सेंसरशिप ज़्यादा है। यूएस में मुस्लिम्स जो डायस्पोरा है, जो लोग हैं, उनकी वहाँ पे प्रोटेस्ट ज़्यादा नहीं होते। फिर हमारे पास है एलजीबीटी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, वो यूके में आप कर लें, फ्रांस में कर लें, जो ये हमारे पास लिबरलाइज्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, उनमें लिंच नहीं किए जाते पब्लिकली। जो है वो एक डिटेस्ट नहीं है और काफ़ी इनमें एंगर नहीं भरा हुआ लोगों में कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट ना करें। तो 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे दिए आपको। अच्छा, कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी दूसरा हमारा मैयर है। प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इटर्नल विजिलेंस। आपको जो है कंटिन्यूसली जो है डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिसीज़ पे और लोगों पे कंटिन्यूसली आपने विजिलेंस रखनी होती है, नज़र रखनी होती है कि क्या वो कोई चीज़ ऐसी गलत तो नहीं कर रहे। आपको एक स्टीयरिंग व्हील होता, आवाम जो है एक डेमोक्रेसी का स्टीयरिंग व्हील होती है कि जैसे ही गवर्नमेंट जो है इधर उधर होना चाहे तो आप स्टीयरिंग व्हील संभाल के उसको लाइन पे ले आएँ। अच्छा, पीपल कंटिन्यूअसली एनालाइज द पॉलिसीज एंड पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। जो हैं आपके सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं, पीपल हैं, उनको भी आपने एनालाइज करना होता है और उनकी पॉलिसीज़ को भी। नॉट ओनली पीपल मेक लीडर्स अकाउंटेबल, लीडर्स देमसेल्व्स हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट। अच्छा, एक ऐसे था हमारे पास कि डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। शायद आपको याद हो, सीएसएस में आया हुआ है। तो इस ऐसे में जो है आपने ये दिखाना है कि एक वॉलंटियरिंग हमारा इफ़ेक्ट है, हम खुद से इनिशिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है हमारी इनहेरेंट रूट्स में हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये थोप दी कि हम ये करेंगे, हमने लिख दिया है तो हम करेंगे। कल्चर जो है ना, डेमोक्रेसी जो है ना हमारे कल्चर में, मतलब ये कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमारे कल्चर में, हम दूसरे लीडर्स को अकाउंटेबल तो बनाते हैं पर लीडर्स में खुद अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट है कि वो खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि जो पुरानी ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि उन्होंने कहा मैं इलेक्टोरल मैनिफेस्टो जो है आपका पूरा नहीं कर पाई, जो है मैं ब्रेग्जिट के खिलाफ हूँ, तो वो अपना रिज़ाइन कर देती है। अच्छा, नंबर 3 है हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ स्टेट फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड कहते हैं आपका जो है एक डिफरेंस को, आपके जो कल्चर में, आपका जो एथनिसिटीज़ में है, मतलब 2 सिस्टम्स एक जगह पे काम कर रहे हो तो उसे अपार्थीड कहते हैं। अमीरों का अलग सिस्टम हो, गरीबों का अलग सिस्टम हो, चाहे वो स्कूलिंग में हो, अलग स्कूल्स हैं गरीबों के और अमीरों के, या आपका ब्लैक और वाइट रेसेस में हो, जिस तरह हम अफ्रीका में देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड रह चुका है कि ये बसेस जो हैं वो ब्लैक की नहीं होंगी, ये जो है सिर्फ वाइट की हैं, ये ब्लैक की हैं। सॉर्ट ऑफ मुझे मतलब ट्रांसपोर्टेशन में डिवीजन हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन में डिवीजन हो जाती है, आपकी हर चीज़ में डिवीजन हो जाती है कि ये चीज़ ये यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे। तो इसको जो है रूल ऑफ लॉ नहीं कहते। रूल ऑफ लॉ ये होता है कि सारे जो है अपार्थीड के बगैर हों, सारे इक्वल हों स्टेट की नज़र में, और कानून सबके लिए सेम हो। अच्छा, उसके बाद 2.4 है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी हमारे पास वही सबसे अच्छी होती है जो ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करे। अमेरिका की डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, पहले आप 10 अमेंडमेंट्स देख लें, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। यूके में देख लें कि मैग्ना कार्टा 1215 से लेके अभी तक उनकी ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट चल रही हैं। वो रोज़ जो है वो उसको और ज़्यादा इनरिच करते हैं और ज़्यादा जो है वाइड करते हैं अपना स्कोप ह्यूमन राइट्स का। तो डेमोक्रेसी जो है वो राइट्स को इंश्योर करती है। वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है हमें कनाडा में काफ़ी नज़र आती है, जो मैंने एग्जांपल देखा है। ग्रीस के बॉर्डर्स पे रेफ्यूजीज़ खड़े थे और
जो जंग चल रही थी ग्रीस और टर्की के दरमियान या इस पूरे खित्ते में, तो 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ को कनाडा ने एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हम इन बंदों को अपना सिटीज़न मानने को तैयार हैं, आप लोग इनके लिए परेशान ना हों। तो आप जो है इंसान की इतनी कदर करते हैं, उससे नज़र आता है कि आप अच्छी डेमोक्रेसी हैं। अच्छा, उसके बाद है वैल्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ही हु लूजेस सपोर्ट ऑफ पीपल इज़ नो लॉन्गर अ किंग। ये अरिस्टोटल की डेफिनेशन है। ये कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इतना लाजमी है कि लोग अगर आपको सपोर्ट करना छोड़ दें तो आप किंग नहीं रहते। अच्छा, द बिलीफ अमंग मासेस दैट देयर वॉइसेस एंड चॉइसेस मैटर्स। तो लोगों में ये बिलीव होना चाहिए कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो चॉइस है, वो दोनों मैटर करती है। आप ऐसे जो है अवाम जो है वो ऐसे फ़ज़ूल नहीं है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट जो है एरिस्टोक्रेट चला रही है, एलीट चला रहे हैं, आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिटी चला रही है, पर गवर्नमेंट चल रही है कॉमन पीपल से, तो नज़र आएगा आपकी चॉइसेस और वॉइसेस दोनों मैटर कर रही हैं। मार्टिन लूथर की स्पीच का मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूँगा, जो उन्होंने 1964 में आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच दी थी। तो उस स्पीच ने इतना कमाल कर दिया था कि आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी वो सक्सेसफुल हो गई थी और उनको अपने राइट्स मिल गए थे। तो पब्लिक ओपिनियन की ये वैल्यू होती है। अच्छा, नंबर हमारे पास छठा जो है करेक्टरिस्टिक वो है ट्रांसपेरेंसी इन अफेयर्स। ट्रांसपेरेंसी ये कहते हैं कि ऑल नॉन कॉन्फिडेंशियल जो मैटर्स हैं स्टेट के, वो ओपन रहें। जैसे हमारे पास सीपेक है, सीपेक के वो सारा जो है डेटा पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारे पास ये लोन हमने लिया है, इतना हमने जो है रेवेन्यू उससे जनरेट किया है, इतना एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा और हमें इतना वापस करना है, और इतना हमारा गलत पॉलिसीज़ में ज़ाया हुआ है और चेंजिंग पॉलिसीज़ की वजह से इतना शिफ्ट हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है। पर हम क्या देखते हैं कि अभी तक सीपेक को 2014 से लेके 2023 तक काफ़ी कितने हुए 7 साल हो गए हैं, पर कहीं पे भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल नहीं है। आप इतना नहीं बता सकते कि वो कितने मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ-कहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं। एक गवर्नमेंट जो है बस वो खाना पूरी कर रही है अपने पैसे छुपाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी आपके मैटर्स में होना लाज़मी है। हम देखते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है एक अ, एक कंपनी है, एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो ये बताती है कि डेमोक्रेसी किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने जो है वो नॉर्वे को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था 2020 में। इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे रखा था कि इनके पास जो ट्रांसपेरेंसी थी वो इतनी अच्छी थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं किसी भी आपके एग्जीक्यूटिव से, तो वो 2 दिन में जवाब देगा। जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं हम, तो वो 30 दिन लेते हैं। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाकिस्तान में 2017 में ऑपरेट की गई थी। इनकॉर्पोरेट तो जो है वो 2010 में 18वीं तरमीम में उन्होंने कर दी थी पाकिस्तान ने। पर हम देखते हैं 2017 में जाके ये लागू होती है और 2017 के बाद हम किसी भी सीएसपी से या किसी भी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उससे अगर कोई भी सवाल करेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो उनको लाजमी है कि वो 30 दिनों में जवाब देंगे। हमारे पास 2 महीने हैं, बाकी मुल्कों में तकरीबन 30 दिन है और नॉर्वे में यहाँ पे 2 दिन है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट पूरा हो जाता है करेक्टरिस्टिक्स का। यहाँ पे मैं भी वीडियो कट कर दूँ अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो हम जो है नेक्स्ट छोटी-छोटी वीडियोज़ में हम देखेंगे, ये चारों पाँचों पार्ट कवर करेंगे। अच्छा, होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका हम ज़िक्र कर सकते हैं कि जी इनकी वजह से हमें लगता है कि डेमोक्रेसी हमारी पाकिस्तान में बेहतर होने जा रही है और हमें लग रहा है कि इसकी रूट्स मजबूत होंगी। पहली हमारे पास डेवलपमेंट है प्रीवेलेंस ऑफ डेवलपमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट में हमारे पास हाईएस्ट होप है इस वक्त। 2010 में ये अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट में 58(2)B आर्टिकल ख़त्म किया गया था जिससे प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि वो असेंबलीज़ को डिसॉल्व करे। नंबर दूसरी चीज़ कि इसमें सेंटर और प्रोविंस के रिलेशन बेहतर हुए थे। नंबर तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सक्सेसफुल ट्रांजिशन होती है गवर्नमेंट की। 72 सालों के बाद आपकी तीसरी जो सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आती है
कैसे कि पहले आप एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी आई, तीसरी जो बारी होती थी वो मिलिट्री की होती थी। तो आपके पास कभी भी तीसरी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी की इकट्ठी आई नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट आई नहीं। तो हमारे पास हम देखते हैं कि ये पहली तीसरी जो है वो 2018 में सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होती है और इमरान खान को पावर मिलती है। वो बाद में जो भी हुआ, पर हमारे अभी तक सिविलियन चल रहे हैं, ये भी बड़ी एक डेवलपमेंट है। इमरजेंस ऑफ फ्री मीडिया। फ्री मीडिया हमारे पास एक और होप है, इंडिपेंडेंट काफ़ी सारे चैनल चल रहे हैं। एनाटोल लेविन जो है वो पाकिस्तान हार्ड कंट्री में कहती हैं कि अ, अगर हम 1980 की बात करें तो वहाँ पे कंट्रोल्ड मीडिया होता था, जो टोटली आर्मी और आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करती थी, सेंसर करती थी। पर आज हम देखते हैं 2021 में कि 200 जो है इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, और मीडिया जो है अपना रोल समझ गई है कि उन्होंने क्या रोल इख्तियार करना है डेमोक्रेसी के लिए। तो एनाटोल लेविन पाकिस्तान हार्ड कंट्री में कहती है। उसके बाद हमारे पास है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना काफ़ी लाजमी है, क्योंकि जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि उसमें जुडिशरी जो है इंटरप्रीट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं होगी तो आपके पास सिस्टम जो है फॉल्टर करेगा। हम जुडिशरी को देखते हैं कि उनका पहले का क्या रोल रहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पे वो तमाम जो वो तमाम जो तकरीबन आपकी मिलिट्री रिजीम्स हैं उनको एक्सेप्ट करते रहे हैं। पर हम जो अब रीसेंट डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है डेथ पनिशमेंट दी, और काफ़ी सख्त जो है उन्होंने अल्फाज लिखे थे कि डी चौक तक उन्हें घसीटा जाएगा और किया जाएगा। वो हुआ तो नहीं, खैर उनकी डेथ भी हो गई अब तो। अच्छा, तो दूसरा जो केस हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ को उन्होंने रिमूव कर दिया अपने जो उनके केसेस चल रहे थे। तो यहाँ पे 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनसे हमें जुडिशरी में होप नज़र आती है कि जुडिशरी में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्होंने अब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। इंक्रीजिंग नेशनल इंटीग्रेशन। हमारी जो आपस में नेशनल इंटीग्रेशन है, पहले हम देखते थे सिंधी, पंजाबी और पठान, पश्तो, हज़ारी, इस तरह से जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, वो आपस में लड़ती ही रहती थी। उनके कभी पानी पे लड़ रहे हैं, कभी बिजली पे लड़ रहे हैं, कभी गैस पे लड़ रहे हैं, मतलब लड़ ही रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। एनएफसी में आपके पास शेयर फ़ोटो, अच्छा यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। 3% जो है आपका एनएफसी में शेयर बलूचिस्तान के लिए, सॉरी फाटा के लिए आपका रखा गया है। सारे सूबे इस पे राज़ी हो गए थे कि 3% जो है ओवरऑल एनएफसी से शेयर जाएगा, जब तक फाटा जो है अपना डेवलप हो और केपीके की बाकी डेवलपमेंट्स के बराबर हो जाए। अच्छा, प्रमोशन ऑफ आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान। फाटा के बाद बलूचिस्तान का हम देखते हैं कि एक नया प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान। सॉर्ट ऑफ जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद जो है उसकी डेवलप अपडेट थी, नाम नया था। तो उसकी वो भी देखते हैं हम कि लोगों को ये पर मंथ पैसे देते हैं, तो ये भी हुकूमत के फ़ंड से जा रहा है। तो ये भी एक नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से अच्छी बात है कि बलोचियों को भी हम प्रेफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको बांग्लादेश की तरह दोबारा से हम दूसरा बांग्लादेश बनाने लगे, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, क्रिएशन ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ साउथ पंजाब। हम देखते हैं पंजाब का काफ़ी बड़ा सूबा था, उसको जो है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन दे दी है कि साउथ पंजाब जो है वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है आपके नॉर्थ पंजाब से। साउथ पंजाब का जो बेस है वो आपका मुल्तान में सेक्रेटरीट बनेगा, उधर ही से सारे मसले हल होंगे। अब जो वहाँ के लोकल बंदे हैं उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा, उनका काम मुल्तान से ही हो जाएगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन इम्प्रूव हुई है। उसके बाद इंक्रीजिंग एफर्ट्स फॉर मिनॉरिटीज़। मिनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी बेहतर बातें हो रही हैं आजकल। करतारपुर बॉर्डर टर्मिनल हमने खोल दिया सिखों का। देखें कि काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कि हमने सिर्फ $20 में पाकिस्तान आने दे रहे हैं। हमारा हज देखें कि 9 लाख रुपया, आज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 9 लाख रुपये, 10 लाख रुपये चल रहा है कि आपको सऊदी अरब जाने देते हैं। 10 लाख रुपये गवर्नमेंट का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। 15 लाख तो तकरीबन प्राइवेट का चल रहा है। पर हम सिखों को सिर्फ $20 में इंडिया से यहाँ पे पाकिस्तान में उनका हज करने देते हैं, जो सॉर्ट ऑफ उनका पिलग्रिमेज है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है सिखों के लिए। उसके बाद हिंदुओं के लिए हम डेवलपमेंट देखते हैं कि एक हमारे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में हिंदू जो है टेंपल बन रहा है, जो इस्लामाबाद में बनेगा, और जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है इमरान खान साहब ने शुरू करवाई थी। तो हिंदुओं के लिए ये अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा,
अब जो है इमरान खान ने जो है एक और चीज़ प्रोक्लेम की थी कि वो जो 400 ओल्ड टेम्पल्स हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे या काफ़ी ऑब्सोलीट हो गए थे, तो उनको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा और उनकी रेनोवेशन के लिए हुकूमत पैसा देगी। तो हम देखते हैं मिनॉरिटीज़ के लिए आपका अच्छा काम किया जाता है, अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। डाइवर्सिटी उसके बाद हमारे पास एक अच्छी होप है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा एथनिसिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ हैं, 32 लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं यहाँ पे, मोर देन 10 एथनिसिटीज़ हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास डाइवर्सिटी जो है एक होप है कि ऐसा नहीं है कि जो है एक ही सिंगल कम्युनिटी है और हम जो है वो इस तरह से एक मोब रूल की तरफ चले जाएँ, टायरनी की तरफ चले जाएँ, तो ये ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, मोहसिन हामिद जो है बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट में कहते हैं कि डाइवर्सिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें इंडिया जो है वापस मर्ज होने से बचाया है हमें, क्योंकि डिफरेंट जो हमारी एथनिसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हम हमारे यहाँ काम करती रही हैं। जिस तरह आप समझ लें जो आपके पठान हैं वो आपका ज़्यादातर आर्मी में आपका जो है वो दिफा करते रहे हैं। आपका जो मुहाजिर है वो आपका ताजिर तबका है और जो आपका बिज़नेस संभाल रहा है। इस तरह से आपके जो मतलब कि आपका साउथ पंजाब और सिंध का एरिया सिंधी मिला लें ये, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका संभाला जा रहा है। तो डाइवर्सिटी है हमारे पास एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि हम जो है डिफरेंट कौमें होके और हम एक अच्छा कल्चर बना रही हैं, ओवरऑल नेट कल्चर जो बन रहा है। ये मोहसिन हामिद कहते हैं। मलिया लोधी की बुक है बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, उसमें मोहसिन हामिद के 4 वर्ड्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक होप है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अच्छे काम किए जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2 चीज़ों को कहते हैं बेसिकली, या तीसरी चीज़ भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कौन सी 3 चीज़ें? पहली चीज़ है एजुकेशन, दूसरी चीज़ है हेल्थ, तीसरी चीज़ है आपकी अपॉर्च्युनिटीज़। वो आपकी एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, वो जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं और एम्प्लॉयमेंट की हो गई, या इस तरह से जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ हो गई। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हुकूमत जो है बड़ा काम कर रही है। उनको समझ आ गया है कि हमारे पास जो यूथ बल्ज का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। हम इन्हीं को तैयार करके इन्हीं को हथियार बना सकते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है हम अमीर मुल्क बन सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड मुल्क बन सकते हैं। इसमें जो हमारे पास है हुनरमंद जवान प्रोग्राम इमरान खान ने शुरू करवाया। आज तक का लार्जेस्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जिसमें इन्होंने 50,000 यूथ को इनकॉर्पोरेट करने का मतलब का मैंडेट रखा था इन्होंने। अच्छा, 300 ट्रेनिंग सेंटर्स से जहाँ पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, जहाँ पे ये डिग्रियाँ भी दे रहे थे और अभी भी चल रहा है ये काम, इमरान खान के जाने के बाद भी चल रहा है ये काम। तो इसका मतलब हुकूमत ऑन कर रही है इन इस प्रोग्राम को। अच्छा, दूसरी इनके पास डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी थी। हम देखते हैं कि 2017 के बाद जैसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन आई है, तो लोग जो है वो एक सरकारी इदारों से और प्राइवेट इदारों से क्वेश्चन रेज़ करना शुरू कर दिया था कि हमारी सपोज़ करें अगर डिलीवरी वाली चीज़ है, तो हमारी डिलीवरी कहाँ पे है, ट्रैकिंग कहाँ पे है, ये चीज़ें। तो उन्होंने बाद में ट्रैकिंग एप्लीकेशंस दे दी। सपोज़ करें आपका जो था मतलब काफ़ी चीज़ें जो आपकी फ़िज़िकल होती थी वो डिजिटलाइज़ हो गई हैं, क्योंकि 2017 के राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी कंपनीज़ पे भारी पड़ गया था। उनको काफ़ी फ़ाइन देना पड़ रहा था। जो भी लोग सवाल पूछ रहे थे वो उनको लेट हो जाता था जवाब देते-देते। तो इन्होंने जो है एक ऑनलाइन सिस्टम बना लिया कि आप इधर खुद देखें, मॉनिटर करें। तो आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी प्रमोट हुई है। आप देखते हैं आजकल के टैक्स के लिए आपके पास अलग एप्लीकेशन है, आपके पास रेलवे के लिए अलग एप्लीकेशन है, पोस्ट ऑफिस आपका टोटली जो है वो एप्लीकेशन से चल रही हैं चीज़ें। और इस तरह गवर्नमेंट के तकरीबन मामलात भी अब जो है वो डिजिटलाइज़ हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर तो इससे भी ज़्यादा डिजिटलाइज़ हो चुका है। 8वां होप हमारा है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन। वुमन हमारी पार्टिसिपेट नहीं होती, हालांकि मेरे ख्याल से साउथ एशिया में वुमन जितनी आगे रही हैं, पार्टिसिपेशन जितनी रही है हुकूमत में, इतनी कहीं पे भी नहीं रही। यूएसए में आज तक वुमन की कोई जो है प्रेसिडेंट नहीं आई, एक भी नहीं आई। और वाइस प्रेसिडेंट अभी एक आई हैं जो कमला हारिस थी। तो पाकिस्तान ने ये काम 1988 में कर दिया था। 1988 में हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो एक फ़र्स्ट जो है वुमन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आई थी। और हम देखते हैं कि चीफ़ जस्टिसेस और चीज़ें जो हैं ये सारे हमारे पास एक-एक सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, जो हमारे पास पार्टिसिपेट करती रही हैं। पर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें
तो हम देखेंगे 2018 के इलेक्शन में 3.8 मिलियन जो है वो न्यूली रजिस्टर्ड वोटर्स से जो सिर्फ वुमन थी। तो इसका मतलब है वुमन ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रही हैं। काफ़ी जो है इसमें 2018 के इलेक्शन में ना इन्होंने अमेंडमेंट करके सफराज बढ़ा दिया था, तो इसमें 3.8 मिलियन जो वुमन है वो और आ गई थी। फिर हमारे पास एक और है कि हमारे पास औरत मार्च हम देखते हैं इन 3-4 सालों से काफ़ी। 8 मार्च को हम देखते हैं औरत मार्च होता है, काफ़ी फेमस हो रहा है, इंथुसियास्टिक सन का औरत मार्च होता है और पब्लिकली वो अपने सारे मसाइल बता रही होती हैं और जो है उनको मीडिया भी वेलकम करता है। तो ये भी हमारे पास हाई होप है। यहाँ पे हमारी होप्स ख़त्म होती हैं। हर्डल्स देखेंगे अब कि पाकिस्तान में नेगेटिव डेवलपमेंट्स क्या हैं जिनसे हमें लग रहा है कि डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है। पर आपने ये चीज़ें नहीं भूलनी, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप जो है नेगेटिव डेवलपमेंट्स देख के आपका जो है वो फुली जो है पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाए आपकी गवर्नमेंट को देखने की, कि आप समझें कि बस हम तो गए, हमारा तो हुकूमत जो है वो बस बैठ गई। ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अपनी जगह हैं, ये लॉन्ग टर्म में हमने देखी हैं। आपको शायद दिखा हो कि हम बात कर रहे हैं पूरे डेकेड की, 2-2 डेकेड की, कि इन 20 सालों में ये हुआ है, इन 10 सालों में ये हुआ है। अब हम थोड़ा करीब में शॉर्ट टर्म में हम जाके उनके देखेंगे कि क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं या हमारे पास क्या नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेगेटिव डेवलपमेंट सारी डेमोक्रेसी की शुरू करते हैं। सबसे पहली नेगेटिव डेवलपमेंट है एंटी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ही खुद डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो आगे जो है पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे फैलाएंगी। डेमोक्रेसी किस तरह के यूएसए की आप पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें, आप यूके की पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें, वो क्या करते हैं कि पार्टी तो एक है पर हर साल उनके अलग इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं जिसमें कोई भी जो लीडर है वो चेयरमैन बन सकता है। पर हम पाकिस्तान में देखते हैं नून लीग नवाज़ से शुरू हुई है, नवाज़ ही रह रहे हैं। ठीक है, आपकी जो पीपी है वो जरदारी से शुरू हुई है, वो जरदारी पे ही ख़त्म है। मतलब शुरू तो चलें आपका पीछे हुई होगी, पर मैं कह रहा हूँ कि मतलब भुट्टो ख़ानदान जो है शुरू हुआ है, वो भुट्टो ख़ानदान ही मतलब उसका वाली वारिस है। इधर शरीफ बिरादरान है वो शुरू हुए हैं तो वही ख़त्म है। तो इस तरह से हमारे पास डायनेस्टिक रोल है लीडर्स का। डायनेस्टिक रोल कैसे कि आपका मतलब जैसे ही चेयरमैन मर गया उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो ये कैसी डेमोक्रेसी हुई जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपका डायनेस्टिक रूल रख रही हैं। ऐसे तो मोनार्की में होता था दूसरे कंट्रीज़ में। अच्छा, नो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आपका जो है चेयरमैन जो है वो अंदर से इलेक्शन नहीं होते, आपके एमएनएस के खुद जो है वोट नहीं होते, बस जिनका एक इन्फ्लुएंस बना हुआ है, जो वडेरे हैं बस वो उन्हीं को जो है रूल मिला हुआ है। एनाटोल लेविन लिखती हैं पाकिस्तान हार्ड कंट्री में कि अगर पानी का जिस तरह फार्मूला होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स P2K है, जहाँ पे P जो है वो पैटर्नशिप है और K जो है किनशिप है। पैटर्नशिप कैसे कहते हैं? क्लाइंट और पैटर्न का रिलेशन होता है कि आज मैं फलाँ बंदे का भला कर रहा हूँ, उस पे एहसान कर रहा हूँ, तो मुझे ये उम्मीद है कि कल को वो मेरा भला करेगा। तो जो जितने भी पावर ये है अथॉरिटीज़ में हैं बंदे, तो सिविल ब्यूरोक्रेसी कर लें या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो काफ़ी लोगों की हेल्प ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि अगर कल को वो सीट से उतर जाएँगे, तो उनको अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे उन इदारों से। वो बंदे उनको जो है वो बाद में साइन-साइन करेंगे। तो ये पैटर्नशिप हम देखते हैं और किनशिप, वही आपका किनशिप ख़ानदान चल रहा है, खून से, खून का रिश्ता, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कि उसका बेटा लीडर, उसका बेटा लीडर, उसका बेटा लीडर, इस तरह। तो ये एनाटोल लेविन, मैं आपको तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि बुक्स के भी रेफरेंस दूँ और तकरीबन जितने भी आपके हो सकते हैं यहाँ पे रेफरेंसेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज नेवर टेक इलेक्टोरल मैनिफेस्टो सीरियस। अच्छा, मैनिफेस्टोज जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टोज जो देते हैं इलेक्शन से पहले कि हम अगर पावर में आ गए तो हम ये चीज़ें करेंगे और ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये इलेक्शन से पहले कुछ और बातें हो रही होती हैं कि इलेक्शन के बाद बाद में कोई और बातें होती हैं। सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि पुरानी स्पीच साथ में चलाई होती है कि पहले की ये वर्डिंग थी, अब की लीडर्स की ये वर्डिंग है। तो ये इनका जो है चेंजिंग बिहेवियर के आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है कि इलेक्टोरल मैनिफेस्टो को आप सीरियस नहीं ले रहे, तो ये भी जो है एक एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है हमारे पास। अच्छा, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 2000 जो 8 के आपके इलेक्शन है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है।
2008 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि सारी पार्टीज़ मिल गई थी मुशर्रफ को भगाने के लिए, और सारी पार्टीज़ ने एक जुडिशरी का जो मसला चल रहा था उस पे अपना एक हलफ उठाया था कि अगर हम पार्टीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट में आ गए तो हम जो है मतलब कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और जुडिशरी के जुडिशल रिफॉर्म्स हम काफ़ी तरह लेके आएंगे, जिसमें हम बार एसोसिएशन की चीज़ें चेंज करेंगे और काफ़ी चीज़ें और भी चेंज करेंगे। पर हम आगे जाके देखते हैं कि जैसे ही वो पावर में आती हैं तो 1 डेढ़ साल तो उस पे कोई बात ही नहीं होती। जब जब जो है जुडिशरी और जो वकला हमारा तबका है वो दोबारा से प्रोटेस्ट करते हैं, रोडों पे निकल आते हैं, अपनी गाड़ियाँ जलाते हैं, रोड बंद करते हैं, प्रोटेस्ट होती हैं, और जो है पार्टीज़ को इलेक्टोरल मैनिफेस्टो याद दिलाया जाता है गिरेबान पकड़ के, फिर हम देखते हैं कि हमारी पार्टीज़ सीरियस होती हैं और उन्होंने रिफॉर्म्स हमारे पास दे दी थे। तो ये इतना इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। अच्छा, 4.2 हमारे पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्केप्टिक रोल। काफ़ी कंफ्यूज्ड रोल है इनका। इनको खुद नहीं पता कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं या क्या इनकी एक लेवल है। तो लॉ के अगर मुताबिक बात करें तो अगर आपके पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो आप जो है किसी को टिकट नहीं दे सकते। पर आप देखें कि इनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी भी पार्टी में नहीं होते, अ, अ, सिवाय जो है JUI के। JUI क्लेम करता है कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसके अलावा आपके पास किसी भी पार्टी के इलेक्शन नहीं होते। तो इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा, इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए। फिर है हमारे पास फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट इन 2018। हम देखते हैं 5 साल से, ये 2013 से इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे वो हम इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स देंगे उसके, और हम बताएंगे कि सूबे से कितने वोट पड़े हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। सारा जो रिजल्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, हर बंदा देख सकता है। तो हम देखते हैं बड़ा इन्होंने फ़ंड लिया, बड़े बंदे लिए इन्होंने, बड़ी इकॉनमी इन्होंने कंज्यूम की। 5 साल उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी वाह हुई इनकी। जब वो 2018 में वो सॉफ्टवेयर जो है इनका एक दिन चलना था, मतलब 5 साल वो सॉफ्टवेयर बनता रहा है और इसकी ये तारीफ़ करते रहे। जिस एक दिन में चलना था उस दिन हम देखते हैं कि ये ख़राब हो गया, और फिर से जो है उँगलियाँ उठाई गई कि सॉफ्टवेयर इसीलिए बंद किए गए हैं क्योंकि TLP ने ज़्यादा वोट ले लिए हैं। कोई कहता है कि PP जीत गई इस वजह से ज़्यादा वोट ले लिए हैं, कोई कहता है इमरान खान को नहीं लेके आ रहे, आर्मी जो है वो इमरान खान को इन्फ्यूज़ करवा रही है इसलिए जो है लेट हो रहे हैं। तो हमने देखा काफ़ी इल्ज़ाम लगे थे इन पे। तो 5 साल जी आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक दिन चलने के लिए, वो आपका एक दिन भी नहीं चल पाता। तो ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी है। तो यहाँ पे स्केप्टिक रोल नज़र आता है इलेक्शन कमीशन का। फिर है हमारे पास स्क्यूड सिविल मिलिट्री रिलेशंस। सिविल मिलिट्री रिलेशन हमारे पास हमेशा से ख़राब रहे हैं। आयशा सिद्दीका अपने जो है मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन बुक में लिखती हैं कि बीइंग आर्बिट्रेटर मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री इज़ पेइंग रोल ऑफ बैक सीट ड्राइवर। उन्होंने एक 6 किस्म बताई हैं मिलिट्री की कि ये किस्म होती हैं मिलिट्री की, और हर मुल्क में अलहदा से उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि इस मुल्क की मिलिट्री ये वाली टाइप की है। हमारे पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में वो कहती हैं कि हमारी जो मिलिट्री है वो है आर्बिट्रेटर टाइप ऑफ मिलिट्री, जो हमारे जो है बैक सीट ड्राइवर का रोल करती हैं कि गवर्नमेंट के पीछे बैठी होती हैं, सामने फेस उनका नज़र नहीं आता, पर वही सारा गाइड कर रही होती हैं कि क्या करना है। इसमें हम देखते हैं कि जो फॉर्मर हमारे पास DGISPR थे, वो गवर्नमेंट को बता रहे होते थे कि आपने ऐसे चलना है, आपने इस तरह करना है, आपने ये चीज़ें करनी है, आपने ये चीज़ें नहीं करनी। तो मिलिट्री कौन होती है सिविलियन गवर्नमेंट को बताने वाली? सिविलियन गवर्नमेंट तो खुद पावर में है। तो ये आपका सिविल मिलिट्री रिलेशन ख़राब दिखा रही हैं चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं आसिम सलीम को जो है स्पेशल सीट दे दी थी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये आसिम सलीम जो थे ये रिटायर्ड जो है वो आर्मी के ऑफिसर थे। तो सिविलियन के इतना करीब चले जाना कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ स्पेशल सीट दे देना। तो अगेन हमें नज़र आता है कि बैक सीट ड्राइवर तो क्या, पर फ्रंट एंड पे भी वही डील कर रहे हैं। फिर इमरान खान के टाइम पे ये हुआ था कि जो इनका शौकत तरीन था एक जो है आर्मी का बंदा, वो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया था। रिटायर्ड जो था वो जनरल था वो। तो एक आपका मुल्क की जो मईशत है वो एक फाइनेंस मिनिस्टर चलाने लगा था। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लियर कट नज़र आता है कि मिलिट्री जो है सिविलियन पोस्ट पे बैठी हुई हैं और अंदर जो है वो आती क्रीपिंग करती जा रही हैं जो है सिविल की ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथी हर्डल है सोशल इल्ज़। सोशल इल्ज़ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, पॉवर्टी और इलिटरेसी।
ये दोनों चीज़ें मजबूर करती हैं इंसान को झुकने पे, और इंसान अपने जो है मकासद भूल जाता है, अपनी डिग्निटी भूल जाता है। इलिटरेसी जो है लोगों को अपने राइट्स से ऑब्लिवियस करती है, अननोन करती है, कि उनको पता नहीं होता कि उनके क्या राइट्स हैं। एजुकेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर है उन्हें अपने राइट्स नहीं पता होंगे। फिर हमारी जो इलिटरेसी है वो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको तरीके प्रोवाइड करती है कि आप इन तरीक़ों से आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, अगर इलिटरेसी अगर आपके सियासतदानों में, अगर आपके सियासतदान पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो फ़ॉल्टी डिसीजन करेंगे। तो इन 3 चीज़ों से आपका जो है सोशल इल्स की वजह से आपकी डेमोक्रेसी फ़ॉल्टर करती है। इसी तरह हम पॉवर्टी की बात करें, तो पॉवर्टी भी सेम है कि आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं होते कि आप स्टेट के अफेयर्स में कंट्रीब्यूट करें, और आपको जो भूख है जो पॉवर्टी है वो आपको मजबूर कर देती है कि आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल डेमागॉग्स हैं, उनके आप आगे झुक जाएँ, उनके जो है आप अपना अपना मुतालबा करें ही ना। अच्छा, पाँचवा हमारे पास हेडर है पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़्म। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़्म हमारे पास काफ़ी बहुत ज़्यादा है। एक बंदे को अगर सीट मिलती है तो उस सीट को वो अपॉर्चुनिटी समझता है। वो कहता है शायद मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा आऊँ या ना आऊँ, तो मैं अपनी जो है 7 और 8 पुश्तों के लिए जो है इतना पैसा जमा कर पाऊँ कि वो बैठ के खा लें। तो जो हमारे पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़्म है, अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स है कि जी ये दोबारा सीट नहीं मिलनी, तो ये पॉलिटिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो हम करप्शन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस को, अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से इनकी शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़ होती हैं। इनके जो लीडर हैं वो लॉन्ग टर्म में देख नहीं रहे होते। वो देखते हैं कि यार मैंने अगर डेवलपमेंट शो करनी है तो मैं इनको 6 महीने की डेवलपमेंट शो कर दूँगा, आवाम मुझसे खुश हो जाएगी, बाद में भले भुगतते रहें, मैंने कौन-सा दोबारा आना है। तो इस तरह जो है इनकी शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़ होती हैं, दूर की नहीं सोचते। ये ये ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, ऐसी कंस्ट्रक्शन, ऐसी डेवलपमेंट लेके आते हैं, जो इनके पीरियड के दरमियान में ही हो जाएँ और ये उसकी अचीवमेंट बाद में गिनवा सकें। फिर हमारे पास नेगेटिव डेवलपमेंट है फॉरेन इंटरवेंशन। हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, हम पे बाहर से जो है वो इंटरवेंशंस होती रही हैं और हमारी सॉवरेनिटी जो है डिस्टर्ब होती रही है। अगर हम बात करें कि कर्ज़े की, तो आईएमएफ जो है हमें कर्ज़ा से धमका-धमका के किस्तों की वजह से हमारी काफ़ी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो सेट कर रहा होता है। हमारी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, हमारे सोशल स्पेंडिंग, हमारी चीज़ें जो है सारी आईएमएफ आजकल इकॉनमी की चीज़ें डील कर रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें यूएस वॉर एंड टेरर में जो है वो हम पे काफ़ी हेजेमोनी दिखाते रहे हैं, और हमारे सारे डिसीजन पॉलिटिकल यूएसए करता रहा है। अच्छा, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमारा बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में। एक उनको हमने क्या बिलियन डॉलर का हमने प्रोजेक्ट दे दिया है, तो उनकी इतनी ग्रिपिंग हो गई है कि वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल दाखिल हो गए हैं और पाकिस्तान में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। हम देखते हैं इसी इन्फ्लुएंस की वजह से 2016 में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो वो भी हम देखते हैं पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मोर देन 1000 जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई थी, क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना की जो लार्ज प्रोडक्शन थी वो बहुत सस्ती पड़ती थी, लोगों ने उधर से परचेज़ करनी शुरू कर दी थी, और अपनी लोकल इंडस्ट्री तबाह होती गई, पर इन लोगों को दिख ही नहीं रहा था। वो तो फाइनली जब एफटीए 2 हुआ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है रिवाइज़ किया गया, तो इन्होंने इंपोर्ट्स काफ़ी बैन कर दिए और काफ़ी टैरिफ लगा दिए। पर पहले जो है इन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था कि चाइनीज़ की चीज़ें आ जाएँगी पाकिस्तान में, पर हम देखते हैं लोकल इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई। देन हमारे पास है वायलेशन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स। अच्छा, मिनॉरिटी राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हम 2019 की देखते हैं कि 1000 जो बंदा है वो हमारे पास फोर्स्ड कन्वर्जन होती है कि हिंदू से मुसलमान किया जाता है हर साल। फिर हमारे पास देखते हैं कि उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक होते रहे। मीरपुर खास इनके एरिया में, गोटकी में काफ़ी जो है वो रिलीजियस प्लेसेस पे उनके अटैक किए जाते हैं हर साल। उसके बाद फॉल्स जो ब्लास्फेमी चार्जेस हैं वो उनके अगेंस्ट दाखिल किए जाते हैं। जैसे ही किसी हिंदू ने या सिख ने जो है या क्रिश्चियन ने जो है कोई गलत बात कर दी सोसाइटी में, तो उस पे एक और नया इल्ज़ाम लगा के और जो है वो ब्लास्फेमी के दायरे में खड़ा कर देते हैं उसको। तो ब्लास्फेमी के आपके जो केसेस हैं वो आप देख रहे हैं आए दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। आसिया मसीह ख़त्म हुई तो एक वो नया बंदा, पता नहीं नाम क्या है उसका, वो शुरू हो गया था। तो इस तरह काफ़ी जो हैं आपके चार्जेस लगते रहते हैं ब्लास्फेमी के। अच्छा,
फिर है हमारे पास पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये होती है कि आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक एक पोल पे खड़ी हो तो दूसरा दूसरे पोल पे, उनमें आपस में कंप्रोमाइज़ ना हो, उनमें आपस में कोऑपरेशन नहीं हो, और वो आपस में सिर्फ कंपटीशन करती हों। वो ओपोजिशन करती हों फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, वो बस डिस्टेबलाइज़ करने चाह रही हों गवर्नमेंट को कि किसी तरह गवर्नमेंट बैठ जाए और मैं बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट है ना ये अच्छी नहीं है, हम जो अपोजिशन पार्टी में हैं हमें मौका मिलना चाहिए, हम किस तरह संभालेंगे फिर। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री बहुत ज़्यादा पोलराइज हुई हुई है, वो अलग डिसीजन पे खड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी बिल्कुल पोलराइज है, वो बिल्कुल लिबरल पॉलिसीज़ पे खड़े हैं। हमारे पास जितनी इस्लामिक पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल पोलराइज डिफरेंट एंगल पे खड़े हैं, वो तो कि हमने जो है पूरा इस्लाम के तहत पाकिस्तान को चलाना है। और हम देखते हैं हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने मकासद होते हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। डिस्टेबलाइज और सीज़ करने गवर्नमेंट को कोशिश की जाती है, मिलिट्री सीज़ करना चाहती है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। अच्छा, डेडलॉक आए दिन हम देखते हैं, लेके आते रहते हैं। कभी मतलब टीएलपी ने धरना दे दिया आज, उसकी वजह से हफ्ता मार्केट बंद रही। उसके बाद पीपी ले आएगी जी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो वो उनका 2 हफ्ते चलता रहेगा ड्रामा। उसके बाद नूली कर लेगी इस तरह। तो ये वारी वटे से जो है वो डेडलॉक लगाते रहते हैं। हम देखते हैं कि इनकी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी ये खुश नहीं होते आपस में जितनी भी अच्छी पॉलिसी हो जाए। हमारे पास एक और हर्डल है, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में ओवरलैप ना करें, वो अपनी जिनकी जितनी उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है उतनी इस्तेमाल करें। ऐसे ना हो कि वो एक्स्ट्रा पावर ले जाएं और दूसरे इदारे के पावर्स को यूटिलाइज़ करें। हम देखते हैं जुडिशल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है। जुडिशरी जो है वो लॉ में भी घुस रही है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव के भी वो मामलात ख़राब कर रहे हैं। या हम देखते हैं मिलिट्री जो है पॉलिटिक्स में क्रीपिंग कर रही है कि वो घुस जाए। हमने फाइनेंस मिनिस्टर देखा कि वो पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं। हमने देखा स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलिट्री का है। तो ये सारी चीज़ें मिलिट्री की हैं। अच्छा, हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिसाइज हो गई हुई है। वो कहते हैं ये पार्टी आनी चाहिए, आधी ब्यूरोक्रेसी कहती है ये पार्टी आनी चाहिए। हालांकि उनको पार्टी से बढ़कर जो है मुल्क के और मकासद को, इंटरेस्ट को सोचना चाहिए। अच्छा, डेरन एकेमोगलू हैं, वाई नेशन फेल्स, ये बुक लिखते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन ओवरलैप करेंगे तो इंस्टीट्यूशन जो है सेल्फ सर्विंग होंगे। सेल्फ सर्विंग का मतलब वो मुल्क को सर्व नहीं कर रहे होंगे, वो अपने आप को सर्व कर रहे होंगे। वो जो है इंक्लूसिव नहीं होंगे गवर्नमेंट में, वो एक्सट्रीकेटेड होंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल देता हूँ वापडा का। वापडा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खसारे में है, ठीक है। तो वापडा जो है आपके पास अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उनके अपने बंदे चोरी कर रहे हैं, उनकी चीज़ें जो है यूनिट उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी अपनी कॉलोनीज़ बनती जा रही हैं, उनकी चीज़ें जो है अपनी डेवलप होती जा रही हैं। वो खुद को सर्व कर रहे हैं बजाय कि वो आवाम को या पाकिस्तान को सर्व करें। इसी तरह पीटीसीएल देख लें, इसी तरह आप जो है पीआईए देख लें, तो वो खुद को सर्व कर रहे हैं। मतलब अपनी टिकटें फ्री रखी हुई हैं, अपनी बिजली फ्री रखी हुई है, अपने पीटीसीएल फ्री रखी हुई हैं चीज़ें, बाकी लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो ये इंक्लूसिव नहीं है इदारे, इन इदारे जो हैं एक्सट्रीकेटेड हैं, सेल्फ सर्विंग है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और हर्डल है, जुडिशल एक्टिविज़म। अच्छा, हम जुडिशल एक्टिविज़म, वैसे तो जुडिशरी का काम है कि आप जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है आपने इंटरप्रेट करके बताना है, कि ट्रांसलेट करके बता दें कि क्या काम उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या ये जो काम है वो सही हुआ या नहीं हुआ। पर हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो अपने ही लाभ बना रही होती है, मतलब जैसे चाहे वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। जेफरसन जैसे कहते हैं कि यूएसए में भी इवन जो है ना जुडिशियल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा है, तो वो यूएसए के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे एक आपका लॉ बनना जो है वो लॉटरी साबित होती है, क्योंकि जो भी लॉ बनाए तो वो जुडिशरी जो है वो कैंसिल कर देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो लॉटरी होती है, कोई मुश्किल से ही निकलती है। तो एक और उनका कोट है, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो आपका लॉ बताता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो है क्या चीज़, वो आपको जुडिशरी डिफ़ाइन करती है। तो इतना इनका ज़्यादा असर होता है और ये इस तरह अपना पावर बढ़ा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस में चले जाते हैं, कैसे कि सुओ मोटोज़ ले रहे हैं। अच्छा, आप पिछले 3 साल के सुओ मोटो उठा के देख लें कि उन्होंने दूध पे, पानी पे, बिजली पे, आपके मोबाइल की सिमों पे, बैलेंस पे
और किस पे, मतलब 100 चीज़ों पे उन्होंने सुओ मोटो लिया है, एक्शन लिया है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। भाई आपका काम है जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं आप उनको से डील करें। आप नए केसेस खोल रहे हैं खुद से, मतलब 5,000 पेंडिंग केसेस हैं आपके पास सुप्रीम कोर्ट में, वो केसेस छोड़ के आप जो है वो दूध के केस जो है खुद जाके ले रहे हैं। मतलब आपको किसने पावर दी, एग्जीक्यूटिव पावर किस लिए है फिर। तो हम देखते हैं जुडिशल एक्टिविज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की कि इस सारी सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वैसे तो हर्डल्स जितनी भी हैं आप उनको उन्हीं को यूज़ करें रिकमेंडेशन में, तो भी आपका काम चल जाएगा। पर यहाँ पे मैं आपको कंटेंट असल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूँगा। आपका हर्डल्स जितनी भी हैं वो हर्डल्स ख़त्म करते हैं तो वो आपका सॉल्यूशन बन जाते हैं। चलें आगे देखते हैं। अच्छा, पहली जो चीज़ है, आपने एजुकेशन को प्राइम जो है इम्पोर्टेंस देनी है। जॉन डेवी अपनी बुक में लिखते हैं एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी जो है वो हर जनरेशन में नई पैदा होनी होती है। एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेसी की दाई है। अगर दाई नहीं होगी तो एजुकेशन का वो सॉरी डेमोक्रेसी जो है हर दफ़ा पैदा नहीं होगी। सपोज़ करें जो पुरानी जनरेशन थी उनमें डेमोक्रेसी थी, उनमें अपना अकाउंटेबिलिटी का सेंस था, उनमें ट्रांसपेरेंसी थी, उनमें मेरिटोक्रेसी थी, उनमें जो था रूल ऑफ लॉ था कि हम लॉ के आगे बराबर हैं। पर नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उनको ये चीज़ें कौन सिखाएगा? उनको चीज़ें ये एजुकेशन सिखाएगी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अपने कल्चर में शुमार कर लें और आगे चल के यही कल्चर जो है आपका ऊपर लेवल पे डेमोक्रेसी की शक्ल में पोर्ट्रे होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करें। डेन कैमेगलू दोबारा से मैं इसका रेफर देना चाहूँगा। वाइनेशन फेल्थ में ये लिखते हैं कि अगर आपके पास इम्पार्शियल सोवरेन है और आपके पास रोबस्ट जो है एक एक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं तो आपके पास नेशनल प्रोग्रेस होगी ही होगी। तो ये इनका कोटेशन है। अच्छा, तीसरा नंबर है रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डायनेस्टिक हैं, मॉब रूलिंग है, आपके पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे और लॉ के अगेंस्ट हैं काफ़ी चीज़ें, तो आप उनको रीस्ट्रक्चर करें। इसके बारे में आयशा जलाल कहती हैं अपनी बुक में डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया कि पार्टीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगी तो वो डेमोक्रेसी नहीं फैला सकती। तो ये भी आपके पास कोटेशन आ गई। फिर आपके पास चौथा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जी, आपने लीडर्स को अकाउंटेबल करना है, आपने पॉलिसीज़ को अकाउंटेबल करना है, आपने जितने भी आपके ऑफिसर हैं उनको अकाउंटेबल करना है, आपने अपने आप को अकाउंटेबल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है, तभी जाके डेमोक्रेसी आएगी। अच्छा, टाइम डिमांड करता है जी कि जितने भी लोग हैं जो सज़ा से बचते रहे हैं उनको जस्टिस के कटहरे में लाया जाए और उनको सज़ा सुनाई जाए और उनका इंसाफ किया जाए। अगर ये अब इंसाफ नहीं हुआ तो हम कभी भी जो है डेमोक्रेसी अपनी रूट्स नहीं जमा पाएगी पाकिस्तान में। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी के लिए लाजमी होती है विजिलेंस। आप कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं पॉलिसीज़। अच्छा, एनालाइज कौन कौन कर रहा होता है, पीपल कर रही होती है, मीडिया कर रही होती है, अपोजिशन पार्टी कर रही होती है। पर ऐसा नहीं होना कि बिल्कुल ही पोलराइज होना है। आपने कंस्ट्रक्टिव अंदाज में एक आपने डिबेट करनी है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ नहीं है। पोलराइज होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई एक अलग अलग कोने पे जाके मायूस होकर रुस के खड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मुल्क में हम जो है इतनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पॉलिसी लें। अच्छा, यहाँ पे हमारा लेक्चर पूरा होता है। रिकमेंडेशंस भी हमने देख ली हैं, बाकी तो रिकमेंडेशन जो है हर्डल्स को ही आप उल्टा कर लें तो आपकी रिकमेंडेशन बन जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा ये डेमोक्रेसी वाला लेक्चर पूरा हुआ है। इस तरह से हम 10 से 15 टॉपिक्स करेंगे। पहले हम सारे जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं वो करेंगे, पर उनके जो है हमने जो कंटेंट लिखेंगे वो नया कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पुराना आपको 10 साल पुराना जो है फिगर्स बताऊंगा। अभी के जो न्यू बुक्स हैं उनका रेफ़र दूंगा आपको, चीज़ें वही उस हिसाब से करूँगा जो आप जो है पेपर में प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।